नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हमारा पाठ्यक्रम से परिभाषा 4th पेपर, और इसके अंदर हम भाषा प्रयोगशाला के प्रकारों की चर्चा कर रहे थे। और उसके अंदर भाषा प्रयोगशाला के अंदर हम लोगों ने पहला देखा तार युक्त भाषा प्रयोगशाला। तार युक्त भाषा प्रयोगशाला जो ऐसी भाषा प्रयोगशाला, इसके अंतर्गत जो सिस्टम है पूरा तारों से व्यवस्थित होता है। ये तार है वो 3 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि भूमिगत तार, या फिर जो एक बाहर निकले हुए जो तार होते हैं जो दिखाई देते हैं, इस प्रकार से तार, और दूसरी तारों की व्यवस्था दीवारों के सहारे जो पट्टियां लगाते हुए की जाती है। तो इस प्रकार एक है तार रहित भाषा प्रयोगशाला। तार रहित भाषा प्रयोगशाला, इसके अंतर्गत हमने जो बात की थी कि इसके अंतर्गत तार रहित होते हैं और मॉनिटर जो कंसोल है वो ऐसे जुड़े होते हैं एक निश्चित दूरी पर विद्यार्थी जाकर और अपनी जो पाठ सामग्री है उसको सुन सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा हमने पढ़ा श्रव्य भाषा प्रयोगशाला। इसके अंतर्गत भाषा प्रयोगशाला में इस प्रकार की कुछ मॉनिटर वगैरह ये नहीं होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टैप रिकॉर्डर है, टैपित पाठ्य वस्तु है, विभिन्न प्रकार के सर्वे से संबंधित साधनों की बात की गई है वो वहाँ पर होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है दृश्य भाषा श्रव्य दृश्य भाषा प्रयोगशाला। अब जो ये श्रव्य दृश्य भाषा प्रयोगशाला होती है, इसके अंतर्गत देखने और सुनने से संबंधित ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर संसाधन होते हैं जिसके माध्यम से विद्यार्थी हम जो पाठित पढ़ने वाली जो विषय वस्तु है उसको देखकर सुनकर फिर वो उच्चारित करते हैं। तो इस प्रकार जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है, स्लाइड्स है, जो पाठ से संबंधित अशुद्धियाँ हैं उनसे संबंधित एक पाठ योजना बनती है, वो सारी स्लाइडों के माध्यम से उसकी अलग अलग स्लाइड बनाते हुए विद्यार्थियों को समझाना। तो विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों की उपलब्धि इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत होती है। इसके अलावा श्रव्य निष्क्रिय भाषा प्रयोगशाला। श्रव्य निष्क्रिय भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत विद्यार्थियों को यहाँ पर अध्यापक की अनुपस्थिति में कार्य करना होता है। ये सीधा कनेक्शन जो होता है वो एक मॉनिटरिंग के माध्यम से होता है और विद्यार्थी यहाँ पर जो भी कुछ कार्य करना होता है केवल वहाँ से टैपित जो वस्तु होती है उसी के माध्यम से वो कर सकते हैं। यहाँ पर वो सक्रिय नहीं रहते हैं, यानी कि यहाँ पर वो सही गलत जो कार्य होता है उसके बारे में उनकी जो जानकारी वो सीधी उनके सामने प्रस्तावित होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सुनते तो है वो, लेकिन स्वयं सक्रिय नहीं रह पाते। जैसे कि अगर कोई मान लो विषय वस्तु उसको सुना, उसको समझकर उसमें सही गलत का अंतर स्वयं को करना होता है, वहाँ पर उनके द्वारा जो गलती की गई उसका सुधार नहीं होता है। फिर है श्रव्य सक्रिय भाषा प्रयोगशाला। श्रव्य सक्रिय भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत जो टैपित वस्तु विद्यार्थियों को सुनाई जा रही है उसके अंतर्गत यहाँ पर विद्यार्थी सक्रिय रहकर कार्य करते हैं। मतलब कि जो गलत उच्चारित उनके द्वारा जो गलत उच्चारण होता है उसको भी वो यहाँ पर सक्रिय रहकर उसको अशुद्धि को सुधार वो कर सकते हैं। फिर है केंद्र संचालित भाषा प्रयोगशाला। केंद्र संचालित भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत इसका एक मॉनिटरिंग केंद्र होता है, उसी से अलग अलग जगह पाठित विषय वस्तु है वो विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाती है। लेकिन जो कंट्रोलिंग है वो मेन एक मॉनिटर पर होता है, वहीं से सारी जो पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाती है। फिर है व्यक्तिक संचालित भाषा प्रयोगशाला। व्यक्तिक संचालित भाषा, यहाँ पर तो केंद्र द्वारा संचालन हो रहा है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति अपने अनुसार विषय वस्तु को ऑन करेगा, बंद, मतलब विषय वस्तु को समझने के पहले ऑन,
फिर बाद में ऑफ, अगर अपने अनुसार जैसा उन्हें सीखना है उसी के अकॉर्डिंग वो उसे बंद कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, पुनः सुन सकते हैं, किसी भी चीज़ को अगर नहीं समझ आता तो फिर से सुन सकते हैं। ये सभी प्रयोगशाला हैं वो अलग अलग प्रकार की है, मतलब सभी की जो व्यवस्था है वो अलग अलग होती है। फिर है उभय संचालित भाषा प्रयोगशाला। यहाँ पर केंद्र द्वारा भी संचालन, उभय है यानी कि यहाँ पर केंद्र द्वारा भी संचालन किया जा सकता है, प्रति व्यक्ति भी संचालित कर सकते हैं। ये ऐसी होती है, यहाँ पर कंट्रोलिंग है वो विद्यार्थी स्वयं भी कर सकते हैं, या फिर अगर एक मॉनिटरिंग करते हुए अध्यापक भी इसका संचालन सभी व्यक्तियों तक कर सकता है, यानी कि ये दोनों प्रकार की होती है। इसके अलावा लघ्वाकार भाषा प्रयोगशाला। लघ्वाकार भाषा प्रयोगशाला मतलब कि इसका आकार बहुत ही लघु होता है। ये जो प्रयोगशाला होती है वो 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। ये इस प्रकार से जो ये कहें कि सिटिंग जो व्यवस्था होती है वो 4, 6, 8, 10 और 12 विद्यार्थियों की गणना होती है, मतलब कि वहाँ पर कम से कम 4 विद्यार्थी और अधिक से अधिक 12 विद्यार्थियों से संबंधित एक इंस्ट्रूमेंट या क्रमिक संयोजन द्वारा एक व्यवस्था की जाती है भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत। फिर है मध्यमाकार भाषा प्रयोगशाला। मध्यमाकार भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत ये कहें कि 12, 14, 16, 18 और 20 इस प्रकार सिटिंग व्यवस्था करते हुए 12 विद्यार्थी, कम से कम 12 विद्यार्थी और अधिक से अधिक 20 विद्यार्थियों की कक्षा होती है यहाँ पर, यानी कितने इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। तो बृहदाकार भाषा प्रयोगशाला। बृहदाकार भाषा प्रयोगशाला, ये जो प्रयोगशाला होती है वो इन दोनों प्रयोगशालाओं की अपेक्षा बड़ी होती है, जिसके अंतर्गत 24, 28 और 32 इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि इतने विद्यार्थियों को बैठाने का एक कक्ष होता है। इतने विद्यार्थी बैठकर भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत अपने पाठ्यक्रम जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये सभी अलग अलग प्रकार की होती है। कहीं पर विद्यार्थी सक्रिय रहते हुए अपनी भूमिका निभाते हैं, कहीं पर वह निष्क्रिय रहते हैं, कहीं पर केंद्र द्वारा संचालन होता है, कहीं पर प्रति व्यक्ति संचालन होता है, यानी कि अपने बूथ पर बैठो, ऑन किया, अपने अनुसार उसको पढ़ा, समझा और सुना करा और फिर उसको बंद कर दिया। कहीं पर उभय संचालित होती है, कभी कभी अध्यापक कहता है कि आप स्वयं संचालित करें, स्वयं सुन लें, पढ़ लें, और कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यार्थी है जो अध्यापक है वो स्वयं पाठित विषय वस्तु को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, विद्यार्थी सुनते हैं। इसके अंतर्गत ये दोनों प्रकार की विशेषता पाई जाती है। इसके अंतर्गत केंद्र द्वारा, इसके अंदर प्रति व्यक्ति और यहाँ पर उभय। और इसमें श्रव्य निष्क्रिय मतलब कि सुनना तो होता है लेकिन उससे संबंधित संशोधन वहाँ पर नहीं हो पाता है, इसके लिए अध्यापक को फिर बाद में संशोधित करना पड़ता है। फिर यहाँ पर श्रव्य सक्रिय, यहाँ पर सुनकर उससे संबंधित अशुद्धि उसका सुधार भी किया जाता है। तो इस प्रकार से भाषा प्रयोगशालाओं के ये प्रकार हैं जो कि हम लोगों ने आज पढ़े हैं। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य के अंतर्गत आप लिखेंगे भाषा प्रयोगशाला के प्रकारों का वर्णन करें। भाषा प्रयोगशाला के प्रकारों का वर्णन आपको अपने उत्तर पुस्तिका में करके लाना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाएं। बाहर जाते हो तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।